हे गाइस, दिस इज़ भरत अगेन एंड वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, फाइनली आज हम बात करने वाले हैं वर्बल रीजनिंग की। सो गाइस, वर्बल रीजनिंग सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि एक जो होते हैं नॉलेज बेस्ड हमारे सेक्शंस होते हैं जिसमें थ्योरी आता है, जैसे कम्युनिकेशन, टीचिंग, एप्टीट्यूड। एक होते हैं जो प्रोसीजर बेस्ड होते हैं, जैसे मैथ्स और डीआई के क्वेश्चंस हो गए। तो अगर लॉजिकल रीजनिंग की गाइस बात करें तो उसमें कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो नॉर्मली डेफिनेशन बेस्ड होते हैं, यानी कि नॉलेज बेस्ड हो जाएंगे। तो अगर आपको छोटी मोटी डेफिनेशंस पता है, जैसे आर्गुमेंट क्या होता है, प्रीमाइस क्या होता है, कंक्लूजन, असर्शन, रीजन, तो इनमें अगर ये आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस क्लियर हैं तो आप ये थ्योरी बेस्ड वाला भी इसमें कर सकते हो। तो अगर मान के चलें कि 5 क्वेश्चंस जैसे हैं तो हो सकता है उसमें से एक तो आपके नॉर्मली इन डेफिनेशंस के बारे में ही हो। तो अगर आपकी छोटी छोटी डेफिनेशंस क्लियर हैं तो आप ये क्वेश्चंस कर लोगे। दूसरी साइड लॉजिकल रीजनिंग में कुछ सॉल्व करने वाले भी क्वेश्चंस आते हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। सो गाइस, लॉजिकल रीजनिंग जो है वो थोड़ा सा टफ है। जब मैं नेट या जेआरएफ की तैयारी कर रहा था तब मेरे लिए भी थोड़ा सा टफ था, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं उसमें से किसी में भी हमें लॉजिकल रीजनिंग या वर्बल लॉजिक ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। तो थोड़ा सा टफ होता है इसे समझना, प्लस जो भी जितने वर्ड्स आते हैं जैसे असर्शन है, रीज़न है या कंक्लूजन है या प्रीमाइस, इनमें डिफरेंस समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गाइज़, मैंने कुछ कोशिश की, मैंने कुछ नोट्स बनाए और कोशिश करूँगा कि आप सबको वो चीज़ें समझा पाऊँ बिल्कुल आसान वे में, बिल्कुल ही सरल लैंग्वेज में। तो गाइज़ शुरू करते हैं। तो गाइज़, एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो समय चल रहा है ये स्पीड बिल्डिंग का चल रहा है, और इससे पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग पार्ट होता है, और उसके बाद स्पीड बिल्डिंग का पार्ट होता है। तो गाइज़, अब जैसे आप सबको पता है नेट में केवल 1 या 1.5 महीने का समय बचा है, और आई एम श्योर कि आप सब स्पीड बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे, बार बार क्वेश्चन पेपर्स लगा रहे होंगे। एक चीज़ गाइज़ मैंने नोटिस की कि जो यूजीसी की वेबसाइट है उस पर कुछ आंसर कीज़ नहीं मिल रही हैं, कुछ क्वेश्चन पेपर्स नहीं मिल रहे हैं, कभी सर्वर डाउन रहता है ऐसे क्रिटिकल समय में जब हमें क्वेश्चन पेपर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो गाइज़, इसलिए मैंने अपनी वेबसाइट पे जितनी भी पेपर्स हैं वो सब इस तरीके से अपडेट करें हैं कि आपको आज तक जितने भी यूजीसी नेट के पेपर हुए हैं उसमें से किसी भी ईयर में, किसी भी मंथ के सारे पेपर, हर सब्जेक्ट के पेपर मिल जाएंगे। सो गाइज़, आई गेस लगभग 2 से 2,500 पेपर्स मैंने अपडेट किए हैं। सो आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। इसके अलावा एक चीज़ और है गाइज़ कि अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके अपना एक मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं पुराने पेपर्स पे। इसका मतलब ये है कि आप ऑनलाइन वो पेपर दे सकते हैं मेरी वेबसाइट पे, यानी कि टाइमर चल रहा होगा आपके सामने, OMR शीट ही ऑनलाइन आपके स्क्रीन पर होगी, आपके बगल में पेपर भी होगा स्क्रीन पे। तो आपको पेपर पे क्वेश्चंस पढ़ के OMR पे आंसर्स लगाने होंगे। सो आप मेरी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं, पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहें तो टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे उन डेफिनेशंस की जिनमें हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, जैसे असर्शन, रीज़न, कंक्लूजन, प्रीमाइस, आर्ग्यूमेंट्स। सो कोशिश करेंगे कि इन सबको 2-2 लाइन में एकदम से क्लियर कर लें। ओके गाइस, सबसे पहली चीज़ है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट की अगर बात करें तो कोई भी ऐसा डेक्लेरेटिव सेंटेंस या कोई भी ऐसा नॉर्मल सेंटेंस जिसकी एक ट्रूथ वैल्यू होती है, यानी कि वो ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ राम घर जाता है, तो राम घर जाता है हो सकता है कि ये सच हो सकता है कि ये झूठ हो। तो राम घर जाता है एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है और ये एक स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी ट्रूथ वैल्यू है। इसकी ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है, या तो सच में हो सकता है राम घर जाता हो, या हो सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और राम घर नहीं जाता है, तो इसकी हो सकता है ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो। सो गाइस, अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की। सो गाइस, आर्ग्यूमेंट जो है वो प्रीमाइस और कंक्लूजन को मिला करके बनता है। तो प्रीमाइस क्या होता है? प्रीमाइस एक ऐसा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जिसकी हमने अभी बात की। प्रीमाइस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि किसी चीज़ के लिए रीज़न देता है या एविडेंस देता है, और उसके बाद कंक्लूजन आता है, यानी कि उससे हमारा क्या कंक्लूजन निकल के आया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये सेंटेंस लेते हैं, tortured prisoners will say anything just to relieve the pain. Consequently, torture is not a reliable method of interrogation. So, जिन पे टॉर्चर किया जा रहा है, जिन प्रिजनर्स पे, जिन कैदियों पे, वो पेन से बचने के लिए, दर्द से बचने के लिए कुछ भी कहेंगे, परिणाम स्वरूप टॉर्चर जो है वो पूछताछ का बहुत ही रिलायबल तरीका नहीं है। सो इसका मतलब क्या है गाइस, कि जो पहली लाइन थी, राइट, वो थी हमारी प्रीमाइस। तो प्रीमाइस क्या कर रहा है हमें,
एक तरीके से रीजन दे रहा है, एक एविडेंस दे रहा है, राइट, कि वो दर्द से बचने के लिए कुछ भी करेंगे, तो ये एक रीजन है, ये एक एविडेंस है। उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंटली वर्ड है, यानी कि परिणाम स्वरूप, उसके बाद जो लाइन है वो कंक्लूजन है। इसका मतलब ये कि जो ये तरीका है टॉर्चर का वो एक रिलायबल मेथड नहीं है इंटरोगेशन का। तो गाइस इसके बाद बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। सो एक्सप्लेनेशन जो है वो आर्ग्यूमेंट से अलग है, तो इसको हम नॉन आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। जिस तरीके से आर्ग्यूमेंट प्रीमाइस और कंक्लूजन को मिला करके बनता है, उस तरह से एक्सप्लेनेशन असर्शन और रीजन को मिला करके बनता है, राइट। तो अगर इसका अपने एग्जाम्पल देखें, द स्काई अपीयर्स ब्लू फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकॉज लाइट रेज फ्रॉम द सन आर स्कैटर्ड बाय पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। सो धरती के सरफेस से आसमान नीला दिखता है क्योंकि सूरज से जो लाइट की रेज हैं उनके जो कण हैं वो एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है गाइस, ये प्रीमाइस और कंक्लूजन से अलग है। यहाँ पे किसी चीज का रीजन दिया जा रहा है, तो बीच में वर्ड आया है बिकॉज, तो इसका मतलब कि आगे का जो सेंटेंस है वो एक रीजन दे रहा है। तो एक्सप्लेनेशन हमेशा बनते हैं एजर्शन और रीजन को मिला के, और आर्ग्यूमेंट्स जो है वो बनते हैं प्रीमाइस और कंक्लूजन को मिला के। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स की। सो गाइस इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सो आई होप कि आपका इसका छोटा सा डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि आखिर इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या होता है। सो गाइस अगर डिडक्टिव की बात करें तो डिडक्टिव होता है जनरल टू पर्टिकुलर, यानी कि कोई जनरल चीज़ है उसके बेसिस पे अगर हम कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मीर कैट इज़ अ मेंबर ऑफ मंगूस फैमिली। मीर कैट जो है वो मंगूस फैमिली का मेंबर है। ऑल मेंबर्स ऑफ द मंगूस फैमिली आर कार्निवोरस। सो जितने भी मेंबर्स हैं मंगूस फैमिली के वो कार्निवोरस हैं। देयरफॉर इट फॉलोज दैट मीर कैट इज ऑल्सो ए कार्निवोरस। ये गाइस क्या है, ये एग्जाम्पल है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का। सो पहले के जो दो सेंटेंस हैं वो हैं हमारे प्रीमाइस, जो लास्ट का जो सेंटेंस था वो था हमारा कंक्लूजन। तो प्रीमाइस जो दो सेंटेंस थे उन्होंने एविडेंस दिया। सबसे पहला कहता है कि मीर कैट जो है वो मंगूस फैमिली का सदस्य है, राइट। दूसरा प्रीमाइस कहता है कि जितने भी सदस्य होते हैं मीर कैट फैमिली में वो सब कार्निवोरस होते हैं, राइट। तो इसका मतलब जो तीसरा हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा कि क्योंकि मीर कैट भी मंगूस फैमिली का है इसलिए वो भी कार्निवोरस होगा। तो इसका अगर इजी एग्जांपल लिया जाए डिडक्टिव आर्गुमेंट का, तो कह सकते हैं कि शाहरुख खान एक सेलिब्रिटी है, सभी सेलिब्रिटी बड़े बंगले में रहते हैं। तो इसका कंक्लूजन इन दोनों सेंटेंस का क्या निकलेगा कि शाहरुख खान भी बड़े बंगले में रहता है, राइट। तो जो पहला क्वेश्चन था वो था शाहरुख खान के बारे में, शाहरुख खान सेलिब्रिटी है, शाहरुख खान को बता दिया गया कि एक सेलिब्रिटी है। दूसरा प्रीमाइस आया सेलिब्रिटीज़ के बारे में कि सेलिब्रिटीज़ बड़े बंगले में रहते हैं। तो तीसरा इसका कंक्लूजन निकला कि शाहरुख खान भी बड़े बंगले में रहता है। तो ये गाइस इसमें क्या होता है, तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि जो भी कंक्लूजन है अगर प्रीमाइस ट्रू हैं, राइट, तो जो पहले के जो दो सेंटेंस थे वो अगर ट्रू हैं तो जो लास्ट का कंक्लूजन है वो भी डेफिनेटली ट्रू होगा। इसके अलावा दूसरा होता है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट एक जनरल रीजनिंग से निकल के आता है। तो इसमें हम बिल्कुल श्योरिटी से नहीं कह सकते कि जो कंक्लूजन होगा वो ट्रू ही होगा, बट प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हमने एक कॉमन सेंस लगाया है, एक जनरल रीजनिंग लगाई है, राइट। सो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि अगर प्रीमाइस ट्रू हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कंक्लूजन भी ट्रू होगा, बट नॉट नेसेसरीली, बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रू हो, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे होगा कि अगर हम बोलें कि मीर कैट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द सूरी कैट, राइट। मीर कैट और सूरी कैट क्लोजली रिलेटेड हैं। सूरी कैट थ्राइव्स ऑन बीटल लार्वे। सूरी कैट जो है वो बीटल लार्वे पे थ्राइव करता है। तो देयरफॉर प्रोबेबली द मीर कैट थ्राइव्स ऑन बीटल लार्वे। सो सूरी कैट मीर कैट दोनों बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं और सूरी कैट जो है वो थ्राइव करता है बीटल लार्वे पे। तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि मीर कैट भी बीटल लार्वे पे थ्राइव करता होगा, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी जा रही है, यहाँ पे श्योरिटी नहीं है। तो ये होता है हमारा इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। तो इसका अगर इजी एग्जांपल लिया जाए तो इसको हम कह सकते हैं कि सलमान खान, शाहरुख खान दोनों सेलिब्रिटी हैं। शाहरुख खान बड़े बंगले में रहता है, इसलिए चांसेस हैं कि सलमान खान भी बड़े बंगले में रहता होगा। तो यहाँ पे दो प्रीमाइस हमने दिए, दो प्रीमाइस ट्रू हैं, राइट।
लेकिन कंक्लूजन के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो ट्रू होगा, लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है। तो गाइस अब बात करते हैं सिलोजिज्म्स की। सिलोजिज्म्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब ये सिलोजिज्म्स क्या होता है इस बारे में हम बात करते हैं। तो गाइस हमने बात की आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। आर्ग्यूमेंट्स दो चीज़ों से मिला के बनते हैं, प्रीमाइस और कंक्लूजन। प्रीमाइस जो रीज़न सामने देता है, जो कुछ एविडेंस देता है किसी चीज़ का, और दूसरा होता है कंक्लूजन, उन एविडेंस से जो कंक्लूजन निकल के आता है। तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर है। तो गाइस सिलोजिज्म्स की बात करें तो सिलोजिज्म्स में दो प्रीमाइस होते हैं, दो प्रीमाइस के बाद एक कंक्लूजन होता है। तो जब दो प्रीमाइस वन कंक्लूजन का जो स्ट्रक्चर आता है इसको सिलोजिज्म्स कहते हैं। ओके गाइस, सिलोजिज्म्स में भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस। सो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस, क्योंकि ये सिलोजिज्म का एक पार्ट है, इसमें भी दो प्रीमाइस और एक कंक्लूजन्स होते हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें सबसे पहले आता है क्वांटिफायर, उसके बाद आता है मेजर टर्म, फिर आता है कॉपुला एंड देन आता है माइनर टर्म। इसका मतलब ये है इजी वे में, क्वांटिफायर हो सकता है ऑल, सम, नो, राइट, ये हो सकते हैं, राइट। इसके बाद एक सेंटेंस लिखा होगा, उसके बाद इज एम आर लगा होगा और उसके बाद माइनर टर्म आएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑल एस आर पी, तो ये आपका ये एक कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन का एक प्रीमाइस है, राइट। या नो एस आर पी या सम एस आर पी, सम एस आर नॉट पी। तो ये जो है हमारे इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ये कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के अंदर के होते हैं, राइट। सो अगर इनकी हम बात करें तो इसमें स्टार्टिंग में जो टर्म लग रहा है ऑल, नो, इसको कहते हैं क्वांटिफायर, राइट। तो क्वांटिफायर तीन टाइप के हो सकते हैं, ऑल हो सकता है, नो हो सकता है या सम हो सकता है। इसके बाद बीच में एक सेंटेंस आता है जैसे एस आर पी, पी आर एस, राइट, कोई भी सेंटेंस होगा। उसके बाद आएगा कॉपुला, कॉपुला मतलब आर लगा होगा, राइट, जैसे ऑल एस आर पी, तो ऑल आया, मेजर टर्म एस, उसके बाद आर कॉपुला, उसके बाद माइनर टर्म पी। तो ये इनका स्ट्रक्चर होता है। सो गाइस कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के जो सेंटेंसेस होते हैं वो चार टाइप के होते हैं। सबसे पहला जिसको हम ए से डिनोट करते हैं जो कि होता है यूनिवर्सल एंड पॉजिटिव। तो ऑल एस आर पी, इसमें ऑल के बारे में सबके ऑल एस पी होते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं, तो ये यूनिवर्सल है, राइट। और ये पॉजिटिव है, तो यूनिवर्सल पॉजिटिव हमारे ए होते हैं। दूसरा सेंटेंस होता है जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, वो होता है नो एस आर पी। इसका मतलब कि ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नो लग रहा है, और उसके बाद यूनिवर्सल है, तो ये नेगेटिव भी है और यूनिवर्सल भी है। उसके बाद आई एक सेंटेंस है जो कि है पर्टिकुलर और पॉजिटिव। तो पर्टिकुलर पॉजिटिव सम एस आर पी, सारे एस पी नहीं है लेकिन कुछ एस जो है वो पी हैं। इसके अलावा एक होता है पर्टिकुलर नेगेटिव जिसमें कहते हैं सम एस आर नॉट पी। तो ये चार टाइप आपको समझने हैं, याद करने हैं कि इस टाइप के कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में इस टाइप के चार प्रीमाइसेस होते हैं, राइट। तो सबसे पहला होता है ए यानी कि ऑल एस आर पी, उसके बाद होता है ई यानी कि नो एस आर पी, उसके बाद होता है आई सम एस आर पी, और उसके बाद होता है ओ सम एस आर नॉट पी। तो ये चार टाइप के इसमें कैटेगोरिकल प्रीपोजिशंस आते हैं। सो गाइस अब बात करते हैं लॉजिकल फैलेसी के बारे में। इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट लगते हैं लेकिन वो होते नहीं हैं, उनमें कुछ ना कुछ फ्लॉ होता है, कुछ ना कुछ कमी होती है। तो ऐसा आर्ग्यूमेंट जो कि आया है कुछ गलत लॉजिक लगा करके और या फिर किसी मिस्टेक से, उसे लॉजिकल फैलेसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें और बुल फाइट्स आर ग्रोटेस्क रिचुअल्स, इसका मतलब कि जितनी भी बुल फाइट्स होती हैं वो एक बहुत ही बुरा एक रिचुअल है। दूसरा प्रीमाइस है ऑल एग्जीक्यूशंस आर ग्रोटेस्क रिचुअल्स, यानी कि जितनी भी बलि होती हैं वो भी एक बुरा रिचुअल है। तो इसका कंक्लूजन क्या आ रहा है, देयरफॉर ऑल बुल फाइट्स आर एग्जीक्यूशंस। इसका मतलब सारी बुल फाइट्स जो हैं वो एग्जीक्यूशंस हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि ये सुनने में सही लग रहा है, आर्गुमेंट स्ट्रक्चर सही लग रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, ये आर्गुमेंट सही नहीं है। तो इसे हम फॉलेसी लॉजिकल फॉलेसी कहते हैं। सो गाइज अभी मैंने आपको डेफिनेशंस का थोड़ा थोड़ा इंट्रो दिया और आई गेस कि आपको वो आगे पढ़ने में या समझने में मदद करेगा। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उसे खुद से पढ़ें और खुद से समझें। तो आई होप कि ये जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं उन्होंने आपका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा। ओके गाइज, अब बात करते हैं डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस काफ़ी टाइप की पूछी जाती हैं। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको डेफिनेशन दी जाती है और पूछा जाता है कि इसका टाइप क्या है, किस टाइप की डेफिनेशन है।
तो उस बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन का टाइप है वो है स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। स्टिपुलेटिव मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर वर्ड ना होना, लेकिन उस वर्ड को ईजाद करना उस ज़रूरत के हिसाब से, राइट। तो उसको हम कहते हैं स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, many years ago lions were crossbred with tigers. The word tiger was selected to name the offsprings. ठीक है, तो बहुत समय पहले टाइगर और लॉयन का क्रॉसब्रेड कराया गया, उससे जो बच्चा हुआ या उससे जो जानवर हुआ उसको हमने बोला टाइगन। तो टाइगन क्या है, हमने एक वर्ड खुद से बनाया, राइट, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड हमारे पास था नहीं कभी डिक्शनरी में जो कि हम उस जगह रख सकते हैं। तो स्टिपुलेटिव डेफिनेशन जो होती है उसका मतलब ये होता है कि हम वो वर्ड बना रहे हैं उस समय के हिसाब से उस मीनिंग को क्लियर करने के लिए। दूसरा डेफिनेशन टाइप है लेक्सिकल डेफिनेशन, जिसका मतलब है कि जो डिक्शनरी में पर्टिकुलर डेफिनेशन किसी वर्ड की होती है वो लेक्सिकल डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल, लाइट की लेक्सिकल डेफिनेशन होगी समथिंग दैट मेक्स थिंग्स विजिबल। तो अगर आप डिक्शनरी देखेंगे तो उसमें आपको लाइट की ऐसी कुछ डेफिनेशन मिल जाएगी। तो जो सबसे प्रॉपर और सबसे पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है वो लेक्सिकल डेफिनेशन होती है। इसके अलावा है प्रिसाइसिंग डेफिनेशन। प्रिसाइसिंग डेफिनेशन मतलब होती है जो कि कोई वर्ड जिसका मीनिंग आपको ऑलरेडी क्लियर हो, लेकिन किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग और ज़्यादा क्लियर करने के लिए आपको और ज़्यादा फर्दर डिटेल डेफिनेशन दी जा रही हो, वो प्रिसाइसिंग डेफिनेशन होती है। तो प्रिसाइसिंग डेफिनेशन का एग्जांपल ये लिया जा सकता है, जैसे गवर्नमेंट के जो नोटिसेस आते हैं, राइट, या स्कॉलरशिप से रिलेटेड आता है कि कम आय वाले लोग, ज़्यादा आय वाले लोग, उसके बाद लिखा होता है कि कम आय से मतलब है कि जिनकी आय इतनी इतनी हो, या ज़्यादा आय से मतलब है जिनकी आय इतनी इतनी ऊपर हो। तो ये और ज़्यादा प्रिसाइज कर रहा है, चीज़ों को और ज़्यादा क्लियरली बता रहा है। तो ऐसी डेफिनेशंस जो होती हैं वो प्रिसाइसिंग डेफिनेशंस होती हैं। इसके बाद है थ्योरेटिकल डेफिनेशंस। थ्योरेटिकल डेफिनेशंस मतलब कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा साइंटिफिक डेफिनेशन, यानी कि थ्योरी में जो किसी चीज़ के मायने हुए वो, राइट। तो फॉर एग्जांपल, हीट मीन्स एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस। तो हीट का मतलब हमें पता है, नॉर्मल मतलब होता है, लेकिन अगर इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन अगर हम दें तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स और जो भी साइंटिफिक चीज़ें आ जाएंगी कि हीट जब होती है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है वगैरह वगैरह। तो ये हमारी थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। बात आती है परस्यूएसिव डेफिनेशन। परस्यूएसिव डेफिनेशन मतलब कि जो भी चीज़ का रियल मीनिंग है उसकी बात ना करके जिस तरीके से हम रीडर को बताना चाह रहे हैं चीज़ों को, उस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करना परस्यूएसिव डेफिनेशन में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अबॉर्शन की अगर परस्यूएसिव डेफिनेशन की बात करें तो हो जाएगा अबॉर्शन मीन्स द रूथलेस मर्डरिंग ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, राइट। तो अबॉर्शन मतलब क्या होता है कि एक रूथलेस मर्डर होता है एक मासूम बच्चे का। ये एक तरीके से रीडर को एक फ्लो में ले जाने के लिए एक अपने तरफ से चीज़ों को बनाया जा रहा है। तो वो आपकी इसका मतलब क्या है कि रीडर को परस्यूएट करने के लिए अबॉर्शन को जोड़ा जा रहा है एक क्राइम से। तो ये एक परस्यूएसिव डेफिनेशन है। इसके अलावा अगर लेक्सिकल डेफिनेशन की बात करें अबॉर्शन की क्या होगी, यानी कि जो प्रॉपर डेफिनेशन है डिक्शनरीज में, तो वो होगा अबॉर्शन मीन्स अ सेफ एंड एस्टैब्लिश्ड सर्जिकल प्रोसीजर वेयर बाय अ वुमन इज रिलीव्ड ऑफ एन अनवांटेड बर्डन, राइट। सो अगर लेक्सिकल डेफिनेशन की बात करें तो वो बिल्कुल अलग है, लेकिन उस रीडर्स को परस्यूएट करने के लिए इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया है। तो ये सो हमने की थ्योरी की बात। अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के बाद। मैं सारी की सारी चीज़ें तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हर बार आती हैं और बहुत ईजी होती हैं। तो अगर वो चीज़ें आप समझ लेते हैं तो आप क्वेश्चंस वो कर पाएंगे, क्योंकि उनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इससे क्वेश्चंस आने के। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं आता है तो बात करते हैं ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन की। तो गाइज़ ये चार्ट है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस की बात की थी, ए, ई, आई और ओ। ए हमने बताया था ऑल SRP, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। नो SRP, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। सम SRP, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। एंड सम SR0P, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। तो ये जो चार टाइप के प्रीमाइसेस हैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में, इनका आपस में एक ऑपोजिशन का रिलेशन होता है जिसको हम ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन कहते हैं। तो ये गाइज ये स्क्वायर है जिसमें ए और ई हम देख सकते हैं यहाँ पे हैं, इनके बीच में कॉन्ट्रेरी
रिलेशन है, ठीक। आई और ओ के बीच में सब कॉन्ट्ररी है, आई ई और ए ओ के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी है, और ए आई और ई ओ के बीच में सब ऑल्टरनेशन है। तो ये कई आपको चार्ट याद करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, जो कि बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी सा चार्ट है। आप 2-3 क्वेश्चंस इसको देख के लगाओगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो गाइज़ यहाँ पे बात करें कॉन्ट्रेरी रिलेशन की, तो जो कॉन्ट्रेरी रिलेशन होता है उसमें क्या है कि 2 स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी ट्रू एट द सेम टाइम एट एनी कॉस्ट। तो जो कॉन्ट्रेरी रिलेशन है उसमें 2 जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपस में कभी भी ट्रू नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ कॉन्ट्रेरी क्या है, ए और ई, इसका मतलब ये दोनों आपस में ट्रू नहीं हो सकते एट द सेम टाइम। सो सब ऑल्टरनेशन क्या है, व्हेन ट्रूथ ऑफ अदर इम्प्लाइज द ट्रूथ ऑफ द अदर बट नॉट वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है कि अगर ए ट्रू है तो आई भी ट्रू होगा बट नॉट वाइसा वर्सा। अगर आई ट्रू होगा तो ज़रूरी नहीं है कि ए भी ट्रू हो। इसका मतलब ये कि ऑल एस आर पी अगर ये सेंटेंस है तो सम एस आर पी ये तो ट्रू होगा ही होगा, लेकिन सम एस आर पी अगर ट्रू है तो वो ऑल की ओर इंडिकेट नहीं कर सकता। तो ये सब ऑल्टरनेशन का रिलेशनशिप है। इसके बाद आता है कॉन्ट्राडिक्टरी, व्हेन ट्रूथ ऑफ वन स्टेटमेंट फॉल्सिफाइज द अदर बट नॉट वाइस वर्सा। यानी कि एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, राइट। तो कॉन्ट्राडिक्टरी ये है, अगर ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा। ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप है। इसके बाद आता है सब कॉन्ट्ररी, जिसका मतलब है व्हेन 2 स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी फॉल्स एट एनी कॉस्ट, राइट। सब कॉन्ट्ररी क्या है कि अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू ही होगा, दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकते। तो ये आपस में इनका रिलेशनशिप है, राइट। तो ये इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। अब इसमें क्वेश्चंस किस हिसाब से आता है ये हम देख लेते हैं। इफ़ 2 propositions आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट दे कैनॉट बोथ बी फॉल्स, ठीक है। 2 propositions हैं वो आपस में फॉल्स नहीं हो सकते एक समय पे, ऑल्दो दे मे बोथ बी ट्रू एंड देयर रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ईजी। अगर आपको ये मतलब 4 मालूम है तो आप इनको आराम से कर लोगे। 2 फॉल्स नहीं हो सकते एक टाइम पर, हमने यहाँ डेफिनेशन में पढ़ा था। सब कॉन्ट्ररी क्या होता है, व्हेन 2 स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी फॉल्स एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो ये जो है सब कॉन्ट्ररी यानी आई सम एस आर पी और ओ सम एस आर नॉट पी, ये दोनों एक समय पे फॉल्स नहीं हो सकते, ट्रू हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सब कॉन्ट्ररी। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन से रिलेटेड, वो है इंटरमीडिएट इन्फ्रेंस। इंटरमीडिएट इन्फ्रेंस का मतलब ये है कि जैसे आपको पता है कि हमारे पास 2 प्रीमाइस होते हैं, उसके बाद एक कंक्लूजन निकलता है। ऐसी सिचुएशन जब हमारे पास केवल एक ही प्रीमाइस है तो दूसरा प्रीमाइस हम कैसे गेस करें, दूसरे प्रीमाइस के होने की पॉसिबिलिटी क्या है, ये हम मालूम करते हैं इंटरमीडिएट इन्फ्रेंस से। तो उसका एक चार्ट होता है, जैसा ये स्क्वायर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। तो अगर आपने ये याद कर लिया, बहुत इजी सा ये भी है, इसको अगर आपने याद कर लिया तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं वो आप आराम से कर पाओगे। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हम देख सकते हैं, इफ़ द प्रोपोजिशन ऑल थीव्स आर पुअर इज़ फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस कैन बी क्लेम्ड सर्टनली टू बी ट्रू। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें ये दिया है कि ये तो फॉल्स है, ऑल थीव्स आर पुअर। तो ऑल थीव्स आर पुअर कैसा सेंटेंस है, ये है आपका यूनिवर्सल पॉजिटिव, राइट। तो यूनिवर्सल पॉजिटिव होता है ए। तो यहाँ देखिए इस स्क्वायर पे 4 कैटेगरी दी हुई हैं, ए ई आई ओ। तो क्योंकि ये ए का सेंटेंस है तो हम सबसे पहले इस ए की लाइन को यहाँ पे देखेंगे, राइट। आगे दिया है ये फॉल्स है, तो राइट। तो यहाँ पे देखिए इस अगर एक लाइन को आप देखेंगे तो 3-4 टाइप के आपको लेटर्स दिखेंगे। सबसे पहला होगा कैपिटल और स्मॉल टी एंड एफ। तो कैपिटल टी यहाँ दिया है और कैपिटल एफ यहाँ दिया है, यहाँ पे स्मॉल एफ दिया है, कभी कभी स्मॉल टी भी दिया होता है, और यहाँ पे डी दिया है। इसका मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। डी का मतलब होता है डाउटफुल, यानी कि कुछ भी पता नहीं है। कैपिटल स्मॉल का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे दिया है इफ़ द प्रपोजिशन ऑल थीव्स आर पुअर इज़ फॉल्स। तो क्योंकि पहले प्रेमाइस का हमको यहाँ पे दिया है कि ये फॉल्स है, तो हम यहाँ पे जहाँ बिगिनिंग करते हैं वो कैपिटल से करते हैं, राइट। तो हमें बिगिनिंग यहाँ से करनी है। तो हमने ये देखा कि ऑल थीव्स आर पुअर ए कैटेगरी का है, यानी कि यूनिवर्सल पॉजिटिव है। तो ये हमें लाइन देखनी है। इसमें अब हमें दिया है आगे फॉल्स है, तो अब हमें यहाँ कैपिटल एफ को देखना है, स्मॉल एफ को नहीं देखना।
तो ये इसको हम यहाँ पे इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं और फिर इससे यहाँ इस साइड देखते हैं, टेढ़ी साइड। तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, डी, डी और टी, राइट। तो इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द क्लेम्स सर्टेनली टू बी ट्रू। तो हमें टी को फाइंड करना है, कहाँ पे टी आ रहा है। तो ये डाउटफुल है, ये डाउटफुल है, और यहाँ पे ये कैपिटल टी दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि अगर ये फॉल्स है, यानी कि ए प्रोपोजिशन अगर फॉल्स है, तो क्या ट्रू होगा ये, यानी कि ओ प्रोपोजिशन। तो ओ प्रोपोजिशन क्या होगा, ऑल थीव्स आर पुअर का, ऑल सम थीव्स आर नॉट पुअर। तो ये हमारा ओ प्रोपोजिशन होगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर ये हो जाएगा, सम थीव्स आर नॉट पुअर। तो गाइज ये कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस जो आते हैं, इनसे ये दो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन और इंटरमीडिएट इन्फ्रेंस। तो अगर आप ये दोनों चार्ट अगर आपको समझ में आ गया है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं और आपको याद हो गए हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आप लॉजिकल रीजनिंग का या वर्बल लॉजिकल रीजनिंग का आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक ये डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें दिया है कि अ डेफिनेशन दैट हैज़ मीनिंग दैट इज़ डेलिबरेटली असाइन टू सम सिंबल। ठीक है, तो मीनिंग जो जानबूझ करके असाइन किया गया हो किसी पर्टिकुलर वर्ड से या सिंबल से, वो क्या है। तो इसमें ऑप्शन है लेक्सिकल। गाइज हमें पता है लेक्सिकल मतलब डिक्शनरी का जो प्रॉपर मीनिंग होता है वो। प्रिसाइसिंग मतलब होता है कि किसी को और ज़्यादा डिफाइन करना, और स्टिपुलेटिव का मतलब होता है कि कोई एक नया टर्म देना किसी चीज़ को जिसका कि पहले टर्म नहीं दिया गया हो। तो इसका आंसर जो है वो स्टिपुलेटिव हो जाएगा, राइट। सो गाइज ये था हमारा वीडियो अबाउट वर्बल रीजनिंग। आई होप आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। बट गाइज मैंने यहाँ कोशिश की है बहुत ज़्यादा बेसिक में आपको चीज़ें समझाऊँ, बहुत ज़्यादा डीप में मैं नहीं गया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार बेसिक्स जब क्लियर हो जाएं तो डीप में आप खुद से जाएं, और खुद से फिर पढ़ना आसान भी हो जाता है जब एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, इन वीडियोस के माध्यम से, तो आप जो भी आपके पास कंटेंट है, चाहे वो रिटन में है, राइट, या आप अपना वीडियो बनाना चाहते हैं, या आप ऑडियो अपना सेंड करना चाहते हैं, वो आप हमें सेंड कर सकते हैं। और आप इस तरीके इस चैनल के माध्यम से हम सब की हम सब एस्पिरेंट्स की, यूजीसी नेट के जो भी लोग पेपर दे रहे हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं अपनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को शेयर करके। तो अगर आपको अपना वीडियो, ऑडियो या टेक्स्ट या कुछ भी शेयर करना है, तो आप उसे help@kumarbharat.com पर सेंड कर सकते हैं। अगर वो कंटेंट बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं उसे इस चैनल के माध्यम से सब तक पहुंचाऊंगा, और वीडियो या ऑडियो जो भी आपका होगा उसे शेयर करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।